इज़ एनीबडी लिसनिंग मी? अगर कोई मुझे सुन रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दे कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। ऑडियंस, हमारी आज की इस ट्रेनिंग का टॉपिक है इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और हम इस चीज़ को कैसे रिलेट करेंगे ओरिफ्लेम के साथ? अगर आपको अपने आप के ऊपर यकीन है तो आप कुछ भी मुमकिन कर सकते हैं, नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। नामुमकिन को मुमकिन बनाने की एक से ज़्यादा एग्जांपल्स हमारे आसपास बिखरी पड़ी हैं। बस ये है कि हम उनसे इंस्पिरेशन नहीं लेते हैं, हमें आदत ही नहीं है सोचने की। हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी में मगन और मस्त होते हैं। हमारे ख्वाब तो कुछ ना कुछ होते हैं, हमारी ख्वाहिशें, हर किसी के ख्वाब और ख्वाहिशें होती हैं। हम सब के जो ख्वाब और ख्वाहिशें हैं वही हमें किसी न किसी अर्निंग प्लेटफॉर्म तक लेकर आती हैं, जैसे कि मुझे और आपको ओरिफ्लेम तक लेकर आई हैं। हम सब के कुछ ख्वाब थे ओरिफ्लेम ज्वाइन करने से पहले। किसी का ख्वाब ये था कि मैं किसी होम बेस्ड ऐसी कंपनी में मतलब वर्क करूं जिसके लिए मुझे बाहर ना जाना पड़े। किसी का ख्वाब ये था कि उसने पैसे कमाने हैं अपने घर का ख़र्चा चलाने के लिए। किसी का ख्वाब ये था कि उसने अपनी ज़रूरतें पूरी करनी हैं। किसी का ख्वाब ये था कि उसने घर बनाना है, गाड़ी लेनी है। किसी का ख्वाब फेमस होने का था, किसी का ख्वाब ओहदे पाने का था। और हर चीज़ जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर हमें कहाँ पर पूरी होती मिल रही है, यहाँ इस ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ पर मैं इस चीज़ को कैसे रिलेट करूँगी कि इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज़ पॉसिबल। मकसद मेरा यानी कि कहने का क्या है कि जब तक मुझे इस बात का यकीन है कि मैं कर सकती हूँ, जब तक मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, द गेम इज़ इन माई हैंड, तब तक मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और ये यकीन कहाँ से आएगा? मेरे अपने अंदर से आएगा। कोई और मुझे आकर तो नहीं बता जाएगा कि तुम ये कर सकती हो। यहाँ पर पूरी दुनिया वालों की तो ऐसी आई मीन टू से कि नेगेटिव सोच है और नेगेटिव उनकी मेंटालिटी है कि जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ओरिफ्लेम का नाम लेते ही सुनते ही लोग अपने कानों को हाथ लगा लेते हैं। वो कहते हैं कि हमने इस कंपनी के साथ काम नहीं करना। आई डोंट नो उनके साथ क्या बुरा हुआ होता है, जाहिर है मैंने सर की बायोग्राफीज़ तो नहीं देखी सुनी, लेकिन यह है कि फ़ीडबैक हमेशा बहुत बुरा आता है। लेकिन इसके बावजूद मैं अपने आप की ऑफ कोर्स मिसाल दूंगी क्योंकि मेरे नज़दीक सबसे पहले मैं खुद हूँ, उसके बाद कोई और है। और इसके अलावा मैं और भी यहाँ पर एग्जांपल्स कोट करूँगी सक्सेसफुल लोगों के। लेकिन ओरिफ्लेम के लिए हम सबसे पहले मेरे नज़दीक अच्छी मिसाल एक तो मैं खुद, क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं आगे बढ़ जाऊँगी, कर जाऊँगी। और अभी तक मुझे अपने ऊपर यकीन है कि मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है, तो इंशाल्लाह मैं एक दिन कर जाऊँगी। और दूसरी मेरे लिए मिसाल जो है वो मैम कंदील की है कि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने किस तरीके से यही अपने ख्वाब और ख्वाहिशों को आगे अपने रख कर मेहनत की और किस मुकाम पर पहुंच गई। उसके बाद मैं मैम हुंजा को भी देखती हूँ, उनकी मेहनत को देखती हूँ और ये देखती हूँ कि किस तरह से वो हम सबको गाइड कर रही हैं, हम सबको लेकर चल रही हैं। तो मेरा जो अपने ऊपर यकीन है वो और पक्का होता चला जाता है कि जब ये दोनों कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और यही वो जो मोटिवेशन है जो मेरे अंदर से आती है और मुझे मज़ीद मेहनत करने पर उकसाती है। और यही वो मोटिवेशन है जो आप सब ने अपने अंदर पैदा करनी है, लेकर आनी है। इस सेशन से कहीं थोड़ी सी उधार ले लेनी है, या मैं समझ अगर इस सेशन को सुनने के बाद आप मोटिवेट हो जाते हैं तो शायद ये मेरी सबसे बड़ी सक्सेस हो कि मैंने आप में से किसी एक को भी कन्विंस कर लिया। अब आप में से किसी एक की भी नेगेटिव थॉट्स को मैंने उसके माइंड पे प्रिवेल होने से बचा लिया। हम सब जब ओरिफ्लेम में आए थे, हम सब ने ओरिफ्लेम को जब ज्वाइन किया था, हमारी कुछ ख्वाहिशें थी, हमारे ख्वाब थे, हमारे कुछ गोल्स थे जिनको लेकर हमने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया था। जैसे कि मेरा गोल ये था कि मेरा वक्त प्रोडक्टिव गुजर जाए। ये हर वक्त मैं नेट पर यूट्यूब और एफबी की सर्फिंग करते करते या फजूल में टाइम मतलब जो मैं पास कर रही हूँ घर पर बैठे, उसमें कुछ पॉजिटिव यानी कि मैं यानी कि अपने वक्त को इस्तेमाल करूं। तो मुझे ओरिफ्लेम मिला
और मैंने इसको करना स्टार्ट किया और इस विज़न के साथ स्टार्ट किया कि मैं कुछ ना कुछ करूँगी, पॉजिटिव करूँगी, प्रोडक्टिव करूँगी। फिर इसके अंदर आकर मुझे पता चला कि इसमें करने के लिए बहुत कुछ है, ये तो हमें बहुत कुछ दे रहा है। पहले तो सिर्फ ये था कि मैंने सिर्फ इसे ज्वाइन करना है अपने वक्त को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ तो बहुत बहुत कुछ है। यहाँ पर गिफ्ट्स हैं, यहाँ पर प्रॉफिट है, यहाँ पर कमीशंस हैं, यहाँ पर यानी कि बोनसेस हैं। तो इतना सब कुछ बाद मैंने सोचा कि ये तो मेरे लिए सिर्फ एक पास टाइम नहीं, ये तो मेरा बिजनेस बन सकता है अगर मैं इसके ऊपर तवज्जो दूँ। तो मैंने वही देनी शुरू की और यही कोशिश करती हूँ कि अपना ये जो मैंने ड्रीम था कि मैंने अपने सेल्फ सफिशिएंट हो जाना है, यानी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, उस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। गो के अभी मैं सक्सेस लेवल के बहुत नीचे खड़ी हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे यकीन है कि जो ऊपर वाले सीढ़ियाँ हैं वो मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है। सिर्फ मेरे इसी यकीन और फर्म डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। और मैं आप सबको भी यही कहूँगी कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग आफ्टर योर ड्रीम्स यू आर एक्सेप्टिंग द एवरेज। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर आप अपने ड्रीम्स के को अचीव करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप किसी एवरेज सी चीज़ को कबूल कर रहे हैं। आपको इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है कि आपके पास मतलब पैसे नहीं हैं, या आपके पास कामयाबी नहीं है, या आपके पास सक्सेस नहीं है कुछ, यानी कि आपको किसी बात पर कोई एतराज़ नहीं, आपने ज़िंदगी को एज़ इट इज़ कबूल कर लिया है। तो इस तरह के लोग तो हमारे आसपास बहुत सारे बिखरे हुए मिल जाते हैं, लेकिन वो लोग जो पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो आप वो बंदा क्यों नहीं बनते जो पॉजिटिव एनर्जी से खुद भी भरा हुआ होता है और अपने आसपास के लोगों को भी वही पॉजिटिव एनर्जी इम्पार्ट कर रहा होता है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने ख्वाबों को मरने ना दें, अपने ख्वाबों को अपने अंदर भी ज़िंदा रखें और अपनी मेहनत के ज़रिए उनको परसू करें। जब तक आप अपने ख्वाबों को परसू करते रहेंगे तब तक आप खुद भी मोटिवेट रहेंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर वो एनर्जी जो है लाइफ की, वो जैसे लाइफ लाइन होती है ना, हम कार्टून्स में देखते हैं या किसी रियलिटी शो में देखते हैं, लाइफ लाइन होती है, कम हो रही होती है, ज़्यादा हो रही होती है। तो जब तक जो है वो आप अपनी एनर्जी फुल रखेंगे, आपको यूँ लगेगा कि आपकी लाइफ लाइन अभी तक फुल, लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव एनर्जी आप अपने अंदर से यानी कि किसी भी वजह से लूज़ कर देते हैं, तो आपको खुद महसूस होगा कि आप डिप्रेस्ड हैं और आप फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं। पता है कि डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन तो हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन है। सिर्फ इरम के साथ साउंड का मसला है या औरों को भी साउंड बहुत कट कर आ रही है? प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट कि सिर्फ इरम को नहीं सुन रहा या बाकियों को भी नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यू जस्ट कैन नॉट बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। और ये बात मेरा ख्याल है समझाने के लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत है ही नहीं, कि जिस बंदे ने ये फ़ैसला ही कर लिया है कि मैंने हार नहीं माननी है, आप उसको कैसे हरा सकते हैं जबकि उसने ये फ़ैसला कर लिया है। इस बात की मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल आपको डे टू डे लाइफ से देती हूँ कि किसी छोटे बच्चे को आपने देखा है जब वो चलना स्टार्ट करता है, जब बच्चा पहली मर्तबा कदम उठाता है तो उसे ठीक से कदम उठाना नहीं आता। वो यानी कि पहली दफ़ा कदम उठाता है, एक कदम उठा के गिर जाता है, फिर दूसरा फिर से उठ जाता है, बच्चा फ़ौरन उठ जाता है, वो ये नहीं कहता कि मैं चलूँगा नहीं, मुझे चोट लग गई है, वो फ़ौरन उठ जाता है। उसके बाद दोबारा से चलना शुरू करता है, अगला कदम उठाता है, वो फिर गिर जाता है। यानी कि आप इस चीज़ को अपनी जो है वो फेलियर के साथ और सक्सेस के साथ रिलेट करके देख लेना कि एक मर्तबा कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुई, आप फिर से कोशिश करें, दूसरी मर्तबा कोशिश करें, फिर कामयाब हो जाएगी। ये भी तो हो सकता है कि आप तीसरी मर्तबा कोशिश करें तो कामयाब हो जाए। यानी कि जब आपने ये फ़ैसला कर लिया है कि आपने हारना नहीं है और आपने लूज़र नहीं बनना, तो फिर आप लूज़र नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता
कि आप मेहनत करे जाएं, किए जाएं और अल्लाह ताला उसको रिवॉर्ड ना दे। ये तो अल्लाह ताला का असूल है, कुदरत का असूल है कि उसने हमेशा मेहनत को रिवॉर्ड देना ही देना है। ऐसा नहीं होता, अल्लाह ताला किसी का हक़ नहीं रखता अपने ऊपर। अल्लाह ताला तो बड़ा बेनियाज़ है और हमारा उसके ऊपर कामिल ईमान है और हमारे ईमान का एक हिस्सा है। हमारे ईमान का एक हिस्सा मैं यहाँ पर आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी जो मुझे बहुत पसंद है। ईमान का ये हिस्सा, एक तो ये कि सब्र और दूसरा यकीन। हमारी अपनी पर्सनालिटी में अगर इन दो चीज़ों को हम माइनस करके देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि सक्सेस के लिए कुछ बचता है। इसलिए क्योंकि अगर आपके अंदर सब्र नहीं है किसी चीज़ को लेकर, अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकते कि आपको सक्सेस कब मिलेगी, अगर आपके अंदर ये सब्र नहीं है कि लोग आपसे आकर कांटेक्ट करेंगे और आपसे आपकी प्रोडक्ट्स ख़रीदेंगे, आपके अंदर ये सब्र नहीं है कि आप किसी मेंबर को कन्विंस कर लेंगे वाक़यातन कि वो आपके लिए वर्क करे, आपकी टीम में काम करे, तो अगर ये सब्र ही आपके पास नहीं है तो फिर आप यकीन कर लें कि आप नाकामयाब हो जाएंगे। तो मेरे नज़दीक ये जो दो पॉइंट्स हैं ना, सब्र और यकीन, ये हमारी पर्सनालिटी की होते हैं और इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर अगर हम काम कर लें ना, आई मीन टू से काम करने का मतलब ये है कि हम इनको बनाए रखें, अपने सब्र को भी कभी यानी कि वो ना होने दें, उसका मोरल डाउन ना होने दें, पेशेंट रहें, कामयाबी को लेकर इंतज़ार करें उसका कि कब वो आपकी तरफ आती है और मेहनत अपनी जारी रखें। कभी भी अल्लाह ताला आपकी मेहनत को इस तरह से रायगा नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि हमने यकीन किस चीज़ के ऊपर रखना है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सबसे बड़ी है और वही हमें इस सब्र का, हमारी मेहनत का और हमारी हर चीज़ का रिवॉर्ड देने वाली है। और एक और पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियर करती चलूँ कि अगर फ़र्ज़ करें किसी वजह से अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ये बात रिलेट कर लेती हूँ ओरिफ्लेम के साथ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई नहीं मिल रहे हैं क्लाइंट्स, तो आपने सब्र से वेट करना है और इस यकीन के साथ काम करना है कि आज नहीं मिले हैं तो कल मिल जाएंगे, कल नहीं मिले हैं तो परसों मिल जाएंगे। और इस सब्र और यकीन के साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि आपने मेहनत किए रखनी है, इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आप उठेंगे और सुबह ही सोच लेंगे कि मैं पूरे दिन सब्र से रहूँगा, इसलिए क्योंकि मेरा ये यकीन है कि मुझे क्लाइंट मिल जाएगा, लेकिन करना आपने कुछ नहीं है, तो फिर आपको कैसे क्लाइंट मिलेगा। आपने करना ये है कि जो आपको प्रॉस्पेक्टिंग के टिप्स बताए गए हैं, हमारी ट्रेनर्स ने बताए हैं, हमारी गाइड ने, स्पॉन्सर्स ने बताए हैं, उनके ऊपर आपने 100% फॉलो कर लिया, आपने नहीं किया तो कीजिए। बहुत सारे टिप्स उन्होंने बताए हैं। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्टिवेट कीजिए, आप अपने इनर और आउटर सर्कल को मोटिवेट कीजिए कि वो आपके क्लाइंट बन जाएं, आप अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कीजिए, अपने रिश्तेदारों को जैसे देवरानियाँ, जेठानियाँ, भाई बहनें, भाभियाँ, नंदें और इस तरह की क्लोज़ रिलेटिव्स जिनके साथ रोज़ाना का आना जाना, मिलना मिलाना होता है, उनको मोटिवेट कीजिए कि वो आपकी क्लाइंट बन जाएं। और इसमें क्या मुश्किल है, ये मेरी समझ से बाहर है। वो इसलिए कि ओरिफ्लेम में कौन सा जस्ट एक मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं जो कि कोई नहीं लगाता तो आपको क्लाइंट नहीं मिलता, या कौन सा सिर्फ स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं जो कि किसी की स्किन को ज़रूरत नहीं है तो वो आपसे नहीं लेता, या कौन सा सिर्फ जो है वो हेयर केयर की प्रोडक्ट्स हैं कि किसी के बाल खूबसूरत हैं तो वो आपसे नहीं लेता। यहाँ पर हर किसी को कोई ना कोई मसला है, और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा बंदा दरियाफ्त हो भी गया जिसको कोई मसला नहीं है तो कोई बात नहीं, शैम्पू तो वो फिर भी यूज़ करता होगा, परफ्यूम भी यूज़ करता होगा, पाउडर भी वो यूज़ करेगा, औरत है तो मेकअप भी कभी ना कभी ज़रूर यूज़ करेगी, टूथपेस्ट यूज़ करेगी, सोप यूज़ करेगी, शॉवर जेल यूज़ करेगी, फेस वॉश यूज़ करेगी, इस सब के बगैर तो गुजारा नहीं है। तो कहीं ना कहीं से तो ये चीज़ें भी आ ही रही हैं ना, हमारे फ्रेंड्स की, फैमिली की, हमारे इनर और आउटर सर्कल के लोगों की, तो हमने उन्हीं को तो अप्रोच करके अपना क्लाइंट सबसे पहले बनाना है, उसके बाद हम बाहर प्रॉस्पेक्ट करते हैं ना। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने सब्र करना है इस बात के ऊपर कि अभी आपको कामयाबी नहीं मिली, और यकीन करना इस बात के ऊपर कि इंशाल्लाह मिल जाएगी, लेकिन अपनी मेहनत के साथ साथ इस चीज़ को आपने यानी कि अपने अंदर बनाए रखना है, मेहनत साथ साथ किए रखनी है। और मैं आपको ये भी एक टिप दे दूँ कि एक बहुत अच्छा जो है वो इंग्लिश का कोट था, द वंस हु आर क्रेजी एनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। सिंपली इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो लोग जो इतने दीवाने होते हैं कि वो ये सोच लेते हैं कि वो दुनिया को तब्दील कर देंगे, वो वाक़यातन कर देते हैं। और मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी
बायोग्राफी बिल गेट्स की। वैसे मेरे नज़दीक बिल गेट्स वो इंसान है जिसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है, क्योंकि उसने हमारी दुनिया को टेक्नोलॉजी का ऐसा रेवोल्यूशनरी जिसे कहते हैं ना कि तूफ़ान दे दिया है, ऐसा स्टेप दे दिया है हमारी दुनिया को जो इससे पहले पॉसिबल ही नहीं था। और मैं उसकी बायोग्राफ़ी आपके साथ शेयर करना ही इसलिए चाहती हूँ क्योंकि उसने किस चीज़ से स्टार्ट किया था और आज वो कहाँ खड़ा है। बिल गेट्स के वालिद एक वकील थे और वो चाहते थे कि ये भी वकील बन जाए, लेकिन इसे बचपन से ही 9 साल 8 साल की उम्र से ही कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी। तो अब इसको और इसके दोस्त को मिलकर स्कूल के कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स ख़राब करने की आदत थी, क्योंकि ये वहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे और नए प्रोग्राम्स, इतनी छोटी उम्र में नए प्रोग्राम्स और गेम्स बनाने की कोशिश करते रहते थे। तो आखिरकार स्कूल के टीचर्स ने इनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि ये इवन उस कंप्यूटर लैब के अंदर दाखिल भी नहीं हो सकते। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कहीं से कुछ करवा कर इतनी छोटी सी उम्र में ही एक गेम डेवलप कर ली थी, जिसको देखने के बाद स्कूल के टीचर्स ने इन्हें इजाज़त दे दी थी कि ये स्कूल के जो कंप्यूटर्स और उनके सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि एक बच्चा, छोटा बच्चे के पास क्या होता है, सिर्फ एक सोच कि मैंने ये करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ये जो सब कुछ हमारी ज़िंदगी में हमारी सोच में होता है, ये सब कुछ बच्चे के पास नहीं होता। उसे सिर्फ एक धुन सवार होती है, ऑब्सेशन होती है उसकी, दिमाग में धुन सवार होती है कि बस मैंने ये कर लेना। और उस बच्चा यानी कि उस बिल गेट्स के दिमाग में वही धुन थी कि मैंने कंप्यूटर की दुनिया में कुछ कर लेना है। और यूं ही स्कूल में से पास आउट होते होते तक बिल गेट्स जो है वो अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रख चुका था। और उसके बाद इसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो था, मगर इसने अपनी एजुकेशन भी हार्वर्ड से कंप्लीट नहीं की थी। वो इसलिए क्योंकि वो ये समझता था कि जहाँ पर वो खुद प्रोग्रामिंग में है वहाँ पर उसके टीचर्स नहीं हैं और उसे कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो उसने खुद अपनी यानी कि एक कंपनी जिसकी वो बुनियाद रख चुका था अपने दोस्त के साथ मिलकर, उसमें वर्क करना शुरू किया प्रोग्रामिंग में। और आज आप देख सकते हैं कि वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। और उसकी दौलत का अंदाज़ा जो है वो आप किस चीज़ से लगा सकते हैं कि अगर उसकी पूरी दौलत दुनिया के हर बंदे में बांट दी जाए ना तो $3000 हर बंदे को मिल जाएगा। पूरी दुनिया की आबादी को $3000 यानी कि पर हेड मिल जाएगा और इसके बाद भी उसकी दौलत बच जाएगी। इतनी दौलत है उस बंदे के पास। तो आपका क्या ख्याल है कि ये वो लेकर पैदा तो नहीं हुआ था ना, ये उसने कमाई थी। तो कमाई कैसे है, आप उसकी कभी भी बायोग्राफीज़ मतलब पढ़ें, देखें, उसकी कोई इंटरव्यू सुने, वो खुद बताता है कि मेरे अंदर एक जुनून था काम करने का, मुझे बिज़नेस करना था, मेरे पास जो है वो स्किल थी लेकिन मुझे बिज़नेस करना था और फिर उसने बिज़नेस किया। तो व्हाट वी आर डूइंग इज़ द बिज़नेस। हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत कुछ आसान है। उसने तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को डेवलप किया और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हमारे पास तो प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं जिनके बारे में हमें पता है कि ये हर्बल एक्सट्रैक्ट से बनी हुई हैं और इनके रिज़ल्ट्स भी हैं और इनमें इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कोई नहीं है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी हैं, ह्यूमन टेस्टेड भी हैं। इसके अलावा यानी कि ये सारी बातें हमें पता है। हमने सिर्फ क्या करना है, हमने इन्हीं प्रोडक्ट्स को आगे रिकमेंड करके सेल करना है, इससे अपना प्रॉफिट और कमीशन बनाना है और अपने सक्सेस लेवल्स को अचीव करते चले जाना है। तो आप खुद सोचें कि जो उसने किया वो मुश्किल था या जो हम कर रहे हैं वो मुश्किल है। या फिर अब मैं यहाँ पर एक और मुश्किल का जिक्र कर लेती हूँ। बिल गेट्स की एग्जांपल तो मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए दी थी। एक मुश्किल जो हमारे सामने दिन में 10 मरतबा आती है, वो इसलिए क्योंकि हम सुबह उठते हैं ना तो हमें अपने स्पॉन्सर की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से, हमें अपनी सारी टीम अपलाइन की तरफ से मैसेज आए हुए होते हैं टीम मेकिंग के ऊपर काम करें। और हम क्या कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। हमने मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की सोच ही लिया है अगर प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, तो हम उस पर जाते हैं, जाकर अपना कोई ऐड छोड़ते हैं। उसके बाद उस पर कमेंट आना शुरू होते हैं। वहाँ पे वो क्या करते हैं, एक बंदा पूछता है इज़ इट ओरिफ्लेम। हम अगर उसका जवाब ना भी देना तो दूसरा कह देता है यस दिस इज़ ओरिफ्लेम, डोंट टॉक टू देम या डोंट ज्वाइन देम।
अच्छा, हम वहाँ पर इस पोजीशन में नहीं होते कि कमेंट में उनको कुछ भी कहें, इसलिए क्योंकि वहाँ पर कहना जो है वो उनसे बिला वजह लड़ाई करने के मुतरादिफ है। इनबॉक्स में जाकर अगर हम किसी से बात भी करें ना, तो चूँकि एक उसको पहले ही एक कमेंट दे चुका है कि दिस इज़ ओरिफ्लेम, डोंट ज्वाइन देम, वो हमें हमारी बात सुनते ही कह देता है कि आई डोंट वांट टू ज्वाइन। पता चला कि यहाँ पर ऐड देना बेकार गया, क्योंकि वो जो नेगेटिव कमेंट था वो दूसरों ने जो है वो पहले ही पढ़ लिया था, और जब जाहिर सी बात है दूसरों ने पहले ही पढ़ लिया, उन्होंने एक दूसरे को पहले ही उसके नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर दी, तो अब हम क्या कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अपने आप को बिल्कुल पेशेंट रखें, यानी कि वो जो मेरी पुरानी टिप है सब्र और यकीन वाली, उसका दामन बिल्कुल हाथ से नहीं छोड़ना है। मैं ये कहूँगी, डोंट लिसन टू व्हाट दे से। क्या मतलब हुआ, डोंट लिसन टू व्हाट दे से? किसी की बात ना सुनने से जो है वो ये पॉसिबल है कि आपका काम हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने क्या नहीं सुनना, आपने उनकी नेगेटिव यानी कि बातें नहीं सुननी, आपको उनके ऊपर कमेंट तक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक मर्तबा आपकी पोस्ट पर ये हो चुका है और आपको कोई मेंबर नहीं मिला है, तो कोई बात नहीं, आप कोई दूसरा पेज ट्राई करें, आप कोई दूसरा ग्रुप ट्राई करें, बाइंग एंड सेलिंग के ग्रुप्स ट्राई करें। यहाँ पे इतने तरह के ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, बिज़नेस के ग्रुप्स हैं, कुकिंग के ग्रुप्स हैं, फैशन एंड ब्यूटी ब्लॉग्स हैं, मतलब बहुत बहुत तरह के ई कॉमर्स के ग्रुप्स हैं। तो ये सब जो हैं वो आपकी एड्स को यानी कि इजाज़त देते हैं कि आप वहाँ पर अपना ऐड छोड़ दें। तो कोई किसी एक ना एक जगह पर आपको ज़रूर कोई ना कोई अपना मेंबर जो है मिल जाएगा। लेकिन बात वही है कि आपने मेहनत जारी रखनी है। ये नहीं है कि आप एक दफ़ा उनकी बात सुनकर आप भी बददिल हो गए, और बल्कि आप इतने बददिल हुए हैं कि आप दूसरों को ये कह रहे हैं कि भाई देखो, मैं तो ओरिफ्लेम ज्वाइन करके फांसी चूम के गया हूँ, मैंने ये बेवकूफ़ ये बेवकूफ़ी नहीं करते। आप ये क्यों नहीं सोचते कि जब से आपने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया है और आपने अपने 100 बीपीज़ कंप्लीट किए हैं, तो आपको क्या क्या मिला है। आपको मिनी वेलकम गिफ्ट मिला, आपको सेल एक्शन गिफ्ट मिला, आपने वेलकम प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर लिया, कुछ लोगों ने लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर लिया, कुछ लोगों ने 3% ओपन कर लिया, कुछ ने 6%, कुछ ने 9%, कुछ इससे ऊपर पहुँच गए, और हर महीने जो है वो अपने कमीशन की सूरत में ओरिफ्लेम से पैसे कमा रहे हैं। ये सब करने के बावजूद भी अगर आपको कोई मेंबर नहीं मिलता, तो उसके बाद आपका कहना ये होता है, ओरिफ्लेम का नाम सुनते ही लोग इतने बददिल हो जाते हैं कि अब हम भी बहुत ही डिसहार्ट हो गए हैं। आपने दरअसल आपके अपने अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, आप कोशिश करें कि वो उन नेगेटिव पीपल को इम्पार्ट करें ना। अगर आपको पता चल जाता है कि कोई बंदा ओरिफ्लेम को बुरा भला कह रहा है, तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आपको वहाँ पर बहस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपको जवाब देना चाहिए तो आप ज़रूर दें, और उन्हें बताएं कि इसके अंदर बहुत ग्रो करने के मौके हैं, ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ देता है आपको। इट्स अ काइंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जो हमें पैसे कमाने का घर बैठकर मौका देता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को देता है जो इससे पैसे कमाना चाहते हैं। उन लोगों को ये कुछ नहीं देता जो यानी कि बगैर हाथ पैर हिलाए कुछ भी कर लेना चाहते हैं। जो एफ़र्ट करते हैं उनके लिए इसमें बहुत कुछ, और जो एफ़र्ट किए बगैर सक्सेस चाहते हैं उनके लिए वाकई इसमें बहुत कुछ, मतलब कुछ भी नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं। आपको एक जगह से मेंबर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह से मिल जाएगा, दूसरी जगह से नहीं मिल जाएगा, अल्लाह पर यकीन तो रखें, तीसरी जगह से मिल जाएगा, बल्कि किसी ऐसी जगह से मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं कहीं ना कोई पोस्ट छोड़ देती हूँ किसी बड़े ग्रुप में, और मैं सोचती हूँ यहाँ पे इतने व्यूवर्स, इतने ऑडियंस हैं, यहाँ से मुझे 2 या 3 मेंबर्स तो ज़रूर मिल जाएंगे। पता चलता है वहाँ उस पोस्ट को रीड कोई नहीं करता, लाइक कोई नहीं करता, एक बंदा भी कमेंट नहीं करता। समटाइम्स ऐसे होता है कि मैं आराम से बैठी होती हूँ, मुझे किसी पुराने जानने वाले का फ़ोन आ जाता है कि मैंने सुना है आप आजकल ओरिफ्लेम में काम कर रही हैं, मैं भी करना चाहती हूँ। ये तो अल्लाह है, और वो हमें रिज़्क उन वसीलों से देता है जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होता। तो मैं आपको यहाँ पर एक ये भी कहना चाहूँगी कि जब भी आपको ये ख़्याल आए कि आपको ओरिफ्लेम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके लिए टीम मेकिंग मुश्किल है, नेटवर्क मार्केटिंग मुश्किल है, 100 बीपीज़ करना मुश्किल नहीं होता। उसके लिए हम कुछ घर वाले मिल जाते हैं, कुछ आपका सेल्फ यूज़ का सामान हो जाता है, कुछ जो है वो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हो जाती है। लेकिन
100 बीपीज़ का कोई इशू नहीं होता। जब टीम मेकिंग की बात आती है ना, जब आपने सक्सेस लेवल नेक्स्ट पे जाना होता है, उस टीम के बगैर तो नहीं जा सकते ना। तो अक्सर औकात बिल के दिन में कोई 15 बार जो है वो मेरे मेंबर्स मुझे कहते हैं, मैम कोई नहीं मिल रहा है, दिल तो करता है मैं भी ओरिफ्लेम छोड़ दूँ, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। मेरा उन सब के लिए ये टिप है, व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग थिंक अबाउट व्हाई यू स्टार्टेड। ये कम से कम ये तो सोचें कि आपने क्या सोच के ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया था। मेरा यहाँ पर आपको ये भी टिप है कि डिफीट योर इंटरनल फियर्स, अपने अंदर के खौफ को ख़त्म कर दें। आपके अंदर के फियर्स क्या होते हैं कि मैं नाकामयाब हो जाऊंगा, मुझे आज मेंबर नहीं मिला है, मुझे आइंदा भी नहीं मिलेगा, मेरी आज सेल नहीं हो सकी है, आज मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिल सका है, तो मुझे आइंदा भी नहीं मिलेगा। इस किस्म की जो बातें हैं, इसको अपने वर्क करना है। अगर आप इस तरह की थॉट्स को अपने ऊपर प्रीवेल करने देंगे तो तब आप वाकई कुछ नहीं कर सकेंगे, तब आप वाकई एक फेज़ ऑफ डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन आपका काम तो यही है ना कि आप अपने अंदर के फियर को कामयाबी से मार दें और सब्र और यकीन की ताकत को थामे रखें। यहाँ पर मैं आपको ना एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी कि किसी गांव में ना एक कुआं था, उसमें एक मेंढक गिर गया और बहुत सारे मेंढक बाहर थे, यानी कि उसने अंदर से चिल्ला चिल्ला के ना अपनी ज़ुबान में मेंढकों को कहा मुझे बचाओ। एक मेंढक जो है वो उसको बचाने के लिए आया, वो भी कुएं में गिर गया। अब जनाब और मेंढकों ने देखा कि वो उसको बचाने के लिए गया है, वो भी कुएं में गिर गया, वो नहीं आ रहा। ठीक है, तीसरे मेंढक ने कहा मैं कोशिश करता हूँ, मैं इसको निकालता हूँ। वो भी अंदर जाके मतलब उसको निकालने की कोशिश में वो भी कुएं के अंदर गिर जाता है। अब जनाब सब मेंढकों को ये पक्का हो जाता है कि जो भी इनको निकालने के लिए अंदर जाएगा वो खुद भी अंदर गिर जाएगा। तो वो बाहर खड़े होकर सारी दुनिया को शोर मचा के बता रहे होते हैं कि ये अंदर गिर तो गए हैं मगर ये अब निकल नहीं सकते, ये नहीं निकल सकते, ये वहीं मर जाएंगे, ये वहीं मर जाएंगे, इनका कुछ नहीं हो सकता। ऊपर से सारे मेंढक शोर मचा मचा के एक दूसरे को बता रहे होते हैं। आखिरकार जो है ना उनमें से कुछ जो एक बुज़ुर्ग मेंढक होता है वो उन तीन मेंढकों को कहता है कि तुम लोग कोशिश तो करो ऊपर आने की। अब वो ऊपर से ही झांक के कह रहा होता है। जब वो ऊपर से झांक के कह रहा होता है ना, दो मेंढक जो हैं वो ऊपर आने की कोशिश करते हैं। हाफ द वे वो जब पास कर लेते हैं ना तो बाकी देखने वालों में से कोई कह देता है ये इतना तो आ गए हो लेकिन लगता नहीं है कि पूरा निकल सकोगे, गिर ही जाओगे। ये सुनते ही वही दोनों मेंढक दोबारा गिर जाते हैं और वहीं गिर के मर जाते हैं। ये कुछ देखने के बाद ना सारे मेंढक वहाँ से हट जाते हैं कि बस ठीक है, दो मर गए हैं तो ये जो तीसरा अंदर है इसने भी मर ही जाना है। लेकिन टू देयर सरप्राइज क्या होता है कि 15-20 मिनट के बाद तीसरा मेंढक अंदर से बाहर खुद ब खुद निकल के आ जाता है। वो पता क्या चलता है कि हुआ उसके साथ ये कि वो सुन नहीं सकता था। ठीक है, उसने नहीं सुना कि बाहर वाले सारे के सारे मेंढक जो हैं वो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि तुम अंदर से निकल नहीं सकोगे, तुम गिर ही जाओगे, तुम मर जाओगे यहीं पर, तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं कर सका। वो मेंढक तो कुव्वत समात से ही महरूम था। तो जिसने ये नेगेटिव बातें सुनी ही नहीं है वो अपनी मेहनत उसने जारी रखी, उसने अपने अंदर के फियर को अपने ऊपर प्रीवेल नहीं करने दिया और वो किसी न किसी तरीके से मेहनत और कोशिश करके उस कुएं से बाहर आ गया। अब ये लगती तो मतलब ये एक स्टोरी है, लेकिन यहाँ पर इसको कोट करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप इसे रिलेट करें अपनी लाइफ के साथ जो आप ओरिफ्लेम के अंदर बसर कर रहे हैं। कि जब आप लोगों की नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर प्रीवेल होने देते हैं तो आखिर आपके साथ क्या होता है, वही कुछ जो दो मेंढकों के साथ हुआ जो कि अंदर गिर के मर गए। लेकिन अगर आप अपने आप को गूंगा बहरा बना लेते हैं, बिल्कुल भी अपने आप को बहरा बना लेते हैं, दूसरों की नेगेटिव बातों को अपने ऊपर प्रीवेल नहीं करने देते हैं, तो आपके साथ क्या होता है, आप तीसरे मेंढक की तरह सक्सेसफुल हो जाते हैं। बिल्कुल अपने आप को मोटिवेट रखना होता है, अपने आप को पैशनेट रखना है अपने काम के लिए, अपने मिशन के साथ यानी कि बिल्कुल एसोसिएट रखना है। और जो आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी रास्ते में, उनको ही अपना हथियार बनाकर उन्हीं चैलेंजेस को आप चेंजेस में कन्वर्ट करें। आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन जन्म ले रही है यही सोच कर कि आपको मेंबर्स नहीं मिल रहे हैं, आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आपके बीपीज़ नहीं पूरे हो रहे हैं, आपका कमीशन पता नहीं कितना मिलेगा, आपका जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि आपका मेंबर आपसे आगे निकल जाए और आपका कमीशन मारा जाए।
इस तरह की बहुत तरह की सोचें हैं जो यहाँ पर आपको फ्रस्ट्रेट किए रखती हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों को आप अपने चैलेंजेस क्यों नहीं बना लेते, इन्हीं चैलेंजेस को आप चेंजेस में क्यों नहीं कन्वर्ट कर देते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मेंबर आपसे आगे निकल जाएगा, तो आप मज़ीद रिक्रूटिंग करें, अपनी जो है वो मल्टीपल डाउनलाइन तैयार करें, ताकि आपको ये पता हो कि अगर एक मेंबर आपसे आगे निकल रहा है तो बाकी 2 या 3 आपको सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं। क्यों नहीं आप ऐसा करते कि अपना जो चैलेंजेस आपको दरपेश हैं उनके ऐसे हल निकाल कर मतलब सामने लेकर आएँ कि लोग आपसे सीखें, बजाय इसके कि आपको लोगों से सीखना पड़े। और क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जो स्ट्रेस है आपको हर वक्त मुरझाए दे रही है, आप इसी से अपनी जस्ट सोच के जिसे कहते हैं डायमेंशन को बदलने की ज़रूरत है। पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की ज़रूरत है। हमेशा ये सोचना कि मैं नहीं कर सकता की बजाय ये क्यों नहीं सोच लेते कि मैं कर लूँगा और मैं मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकेगा। ऐसा क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पॉजिटिव सोचें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप ओरिफ्लेम ज्वाइन करने के बाद अपना एक टारगेट सेट कर लें? जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि मैंने इस महीने के शुरू से पहले ही ये सोच लिया था कि मेरा टारगेट जो है वो 9% अचीव करना है। गो कि ये टारगेट बहुत छोटा सा था, ये कोई बहुत बड़ा सक्सेस लेवल नहीं है जो मैंने अचीव कर लिया तो अब मैं बहुत खुश हो रही हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि ज़ाहिर है मैंने छोटी सीढ़ियों से चढ़कर ही ऊपर जाना था ना, मैं एकदम से पहाड़ की चोटी पे तो नहीं पहुँच सकती थी। ये तो नहीं सोच सकती मैं 3% से सफायर डायरेक्टर बन जाऊँगी। तो डेफिनेटली मैंने कोई ऐसा गोल ही सेट करना था जो अचीवेबल हो। तो हुआ क्या कि इसी चीज़ ने कि जस्ट अपना टारगेट सेट कर लेने ने मुझे मोटिवेशन दी। इस मोटिवेशन से क्या हुआ, मैंने अपने लिए मेंबर्स तलाश किए। ये सारी मुश्किलात जिनका मैंने आपके साथ ज़िक्र किया है, ये सब मैंने पर्सनली झेली हैं, बल्कि शायद इससे ज़्यादा। लेकिन वो इस वक्त बोलने में कुछ चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं, कुछ चीज़ें इंसान ये सोचता है कि इससे मिलती जुलती स्टोरी तो मैं एक सुना चुकी हूँ, तो अब दोबारा से वैसी स्टोरी क्या सुनाऊँ। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने बहुत सी मुश्किलात को झेला है। दिन और रात में बहुत दफ़ा ऐसे मुझे लोग मिले हैं जो कि गालियाँ तक देने पे तैयार हो जाते हैं ओरिफ्लेम को। आई डोंट नो व्हाई। मुझे ये नहीं पता कि ओरिफ्लेम ने उनका क्या बिगाड़ा है, उनका कोई रिश्तेदार मार दिया है, या यानी कि क्या इस तरह की बात हो गई है उनकी ज़िंदगी में जो ओरिफ्लेम ने छीन ली है। ये मैं ताहाल पता नहीं लगा सकी, लेकिन मैं इस बात के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ और मैं किसी न किसी ऐसे मेंबर से, ऐसे बंदे से जो मुझे ये नेगेटिव जवाब देगा ना, मैं उससे ये उगलवा के ही रहूँगी कि आखिर ऐसा क्या है कि पता चलता है कि भाई नाम सुना है उसके बाद खुद तो काम नहीं करना, ओ भाई दूसरों को तो करने दो। ऐसा लोग क्यों करते हैं? एनी हाउ, बहरहाल मैंने फिर अपने मेंबर्स बनाए, उनके ऊपर काम किया और मेहनत करने की कोशिश की। अभी मेरी एक छोटी सी टीम है जिसमें बस 10-12 मेंबर्स हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि इन 10-12 को मैं 24 से 30 में बदल दूं। लेकिन मतलब देखिए ये एक अचीवेबल टारगेट होगा कि मैं कहूँ कि 12 से 30 हो जाए या 24 हो जाए, ठीक है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि 12 से एकदम से 80 हो जाएं या 100 हो जाएं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो एनी हाउ, कहने का ये मकसद है कि क्यों नहीं आप लोग भी एक टारगेट सेट कर लेते। और उसके बाद मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है, से नो टू ऑल एक्सक्यूज़ेस। ऑल एक्सक्यूज़ेस का मतलब है वो जो आप अपने आप को देते हैं, वो जो आप अपने स्पॉन्सर को देते हैं, वो जो आप अपने डायरेक्टर को देते हैं, वो जो आप अपने दिल और दिमाग को खुद ब खुद देते रहते हैं कि अभी ये नहीं करते, अभी ये नहीं हो सका, हमसे ये नहीं हो पाएगा, या वट एवर। इसमें मेंबर्स आ जाते हैं, क्लाइंट्स आ जाते हैं, आपका कोई मसला आ जाता है। इवन एक ये बहुत बड़ा मसला मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, रिकमेंडेशन चाहिए। 1 मिनट के अर्जेंट नोटिस के ऊपर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। जब वो मिल जाती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल वो मिल जाती है उसी अर्जेंट नोटिस के ऊपर, उसके बाद कोई पता नहीं होता कि उसका क्या होना है, फिर वो कभी नहीं आती, फिर वो कभी नहीं, यानी कि उसका कुछ नहीं पता चलता कि उसके लिए कोई क्लाइंट भी है या नहीं है। तो मकसद कहने का ये है कि आप हर तरह के एक्सक्यूज़ेस को साइड पे रख के फिर काम करना शुरू करें। अपना टाइम दें अपने काम को। जब तक आप किसी चीज़ को अपना टाइम नहीं देते, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं देते, आपकी जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो नहीं ओरिफ्लेम को चाहिए हैं,
आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं इसको अपना टाइम दें। आप ये कहें ना मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मुझे सक्सेस चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे वो ओरीफ्लेम हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर किसी का गोल हो कि मैंने डॉक्टर बनना है, क्या ऐसा होता है कि वो कहेगा मेरे पास तो 5 साल का टाइम नहीं है, डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत एग्ज़ाम देने पड़ते हैं? क्या कभी किसी ने ऐसे कहा है? नहीं कहा है। इसके बाद उनको पता होता है कि डॉक्टर बनने के बाद सारी ज़िंदगी उनके पास आराम ही आराम है। तो फिर ये जो जगह है जो आपने चूज़ कर ली है, ये बिज़नेस जो करने के लिए आपने चूज़ कर लिया है, अब फिर क्या वजह है कि आप इसको टाइम नहीं देंगे? इसके अंदर अपने आप की एफ़र्ट्स पुट इन करें। इसके लिए जो है वो अपना हार्ड वर्क शो करें काइंडली। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए, आपको कैसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं? क्या कभी ऐसे हो सकता है कि एक स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम पास कर जाए डिस्टिंक्शन के साथ, जिसने कभी बुक खोली ही ना हो? तो यहाँ पर इस तरह के भी लोग हैं, इस तरह के भी मेंबर्स होते हैं जिन्होंने कभी ओरीफ्लेम की कैटलॉग खोल के देखी ही नहीं है। इसके बावजूद वो ये ही कहते हैं कि हमें क्लाइंट्स नहीं मिलते। उनको पता ही नहीं है कि ओरीफ्लेम की प्रोडक्ट्स में कितनी रेंजेस हैं, किस तरह की प्रोडक्ट्स ये लॉन्च कर रहे हैं, क्या क्या ये कुछ करते हैं, इनकी क्या डिटेल्स हैं। जो मोटी मोटी बातें हैं ना, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। मैं ये बात नहीं कर रही कि वो एक एक प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स पे पहुँच जाएँ, ये तो बहुत ऊपर की बात है। जो छोटे लेवल की मैं बात कर रही हूँ कि उन्होंने कभी कैटलॉग ही खोल के नहीं देखी, जो आपके पास फ़ोन में मौजूद होती है, जो आपके पास हार्ड कॉपी में मौजूद होती है, कंपनी आपको फ्री में भेज रही है, वो भी कभी वो खोल के नहीं देखते, बल्कि वो अपने स्पॉन्सर को मैसेज करते हैं कि काइंडली मुझे इसकी पिक्चर भेज दें और मुझे इसकी प्राइस बता दें। अब देखिए, स्पॉन्सर तो बता देगा क्योंकि वो तो काम कर रहा है, लेकिन मसला तो ये है ना कि अगली दफ़ा जो है जब आपको वही चीज़ दोबारा चाहिए होगी, कि आप दोबारा पूछेंगे, सहबारा पूछेंगे, फिर पूछेंगे। इससे ये बेहतर नहीं है कि आप ये सोचें कि मैंने यही काम करना है ना, मैं इसी कैटलॉग को गो थ्रू कर लूँ। मैं अपने फ़ोन की गैलरी में कुछ ऐसे फ़ोल्डर्स बना लेता हूँ जहाँ पे मैं इमेजेस सेव कर लूँ। मैंने अपने फ़ोन की गैलरी में कोई 10-12 फ़ोल्डर बना डाले हैं। हेयर केयर के अलग हैं, शैम्पूज़ के अलग हैं, मास्क के अलग हैं, फेस वॉशेज़ के अलग हैं और परफ्यूम्स के अलग हैं। तो इस तरह अगर कोई मुझसे कोई चीज़ पूछता है ना, अगर तो मेरे फ़ोन में मौजूद होती है, फ़ौरन उसको मिल जाती है। और मैं अपनी एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये मैं कर रही हूँ, और मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि मैं ही बेस्ट कर रही हूँ, नॉट एट ऑल। मैं तो अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ। लोग तो इतनी इतनी मेहनत करते हैं। मैं जब मैम हुंजा को ट्रेनिंग्स देते हुए देखती हूँ तो मैं कहती हूँ आफरीन है इनके ऊपर कि किस तरीके से ये घर मैनेज करती हैं, अपने बच्चों को मैनेज करती हैं, उसके बाद हमें इतनी ट्रेनिंग्स देती हैं और इतने प्यार से हर वक्त डील करती रहती हैं। तो पता नहीं कैसे कर लेती हैं। अल्लाह ताला जो है वो जिसे कहते हैं ना ज़ोर कलम और ज़्यादा हो, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मत दे और ऊपर ले जाए। तो मेरे कहने का जस्ट ये मतलब ये है कि जब आप हार्ड वर्क करते हैं ना, तो उसका कहीं ना कहीं रिवॉर्ड आपको मिलता ही मिलता है। ये तो अल्लाह ताला ने पहले ही कह दिया है, एक तरह से नहीं तो वो दूसरी तरफ से आके आपको मिल के रहेगा। तो आप बस सब्र और यकीन के साथ अपना काम जारी रखें और इस बात को अपने माइंड के अंदर ना फिक्स कर लें, बिल्कुल फिक्स कर लें और लॉक कर लें। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते, अगर आपके अंदर यकीन नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। और अगर आप ओरीफ्लेम में कामयाब होना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने अंदर के इंटरनल फियर्स को किसी भी तरह से ओवरकम कर लें। चाहें तो ये मोटिवेशनल स्पीच सुने, चाहें तो आप मुझसे पर्सनल में बात करें, चाहें तो अपने स्पॉन्सर से बात करें, चाहें तो इंटरनेट पे देखें, इतना मोटिवेशनल मटेरियल मौजूद है। चाहें तो आप यही कैटलॉग जिसकी मैं बात कर रही हूँ इसे पढ़ना शुरू कर दें। बिलीव करें, आप एक मरतबा कैटलॉग पढ़ेंगे ना, जब आप पढ़ के उसे उठेंगे आपको पता चलेगा कि इसमें तो इतनी चीज़ें जिनको आपने पहली मरतबा देखा है, आपको पता ही उनकी एग्जिस्टेंस का अभी के अभी चला है। तो आपको जब एग्जिस्टेंट का अभी पता चला है तो यूज़ का कैसे पता होगा? यही चीज़ें तो आपको आप तक आपके क्लाइंट्स लेकर आती हैं। और दूसरा, बल्कि दूसरा नहीं, आखिरी टिप मैं यहाँ पर अपने सेशन को वाइंड अप करना चाहूँगी। शायद इतनी बातें आप लोगों को अच्छी ना लग रही हों, लेकिन आखिरी टिप जो है वो मैं ये दूँगी कि अपने सीनियर्स से हमेशा पूछें, हमेशा पूछें। बी पोलाइट एंड काइंड टू योर डाउनलाइन एंड बी रिस्पेक्टफुल टू योर अपलाइन। ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी क्योंकि ये जो बात है ना, मैं बहुत मर्तबा इस बात को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। जब कोई मुझे कुछ कहता है या हमारी अपलाइन में से किसी को कुछ कहता है ना, और वो किसी नेगेटिव वे में बात चली जाती है, तो मुझे बहुत फील होता है।
तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जो हमारे उस्ताद होते हैं ना, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो एक तरह से हमारे उस्ताद हैं, तो हमें उनकी इज़्ज़त करनी है। जब तक हम उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, उनकी दुआ नहीं लेंगे, हम कामयाब कभी नहीं हो सकते हैं। और आखिर में मैं आपको यही कहूँगी कि अपने अंदर, अपने माइंड में, ये जिस तरह कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है ना, हम एक कमांड फीड कर देते हैं और कंप्यूटर ने वही करना होता है, तो आप अपने माइंड को जो है वो फीड कर दें, यस यू कैन, यस। वो जो टारगेट आपने अचीव करना है ना, जिसको आपने सेट किया है, उसके फिर आगे कुछ ना देखें। आने वाले किसी भी ऑब्स्टिकल के ऊपर कान नहीं धरना है आपने बस अपनी मेहनत किए जानी है, उसके ऊपर फर्म डिटर्मिनेशन से जमे रहना है, और इस 3 वर्ड्स को, यस आई कैन और मैं कर लूँगा, बस ये अपने माइंड में डाल देना है। इसके बाद जो है कामयाबी आप तक खुद ब खुद आएगी। आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी, एक दिन ज़रूर आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और कोई भी बात करना चाहें तो पर्सनल में या कमेंट्स में बात कर लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।